हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटविट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस सेगमेंट को, फिगर ऑफ स्पीच। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन नाम से ही आप देख पा रहे हो, फिकेशन कहीं ना कहीं किसी चीज को चेंज करने से होता है ना, ऐसे। सो पर्सोनिफिकेशन इज बेसिकली व्हाट, व्हेन यू पर्सोनिफाई समथिंग, मींस किसी चीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट देने से है। ओके, सो जैसे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म पर्सोनिफिकेशन ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड personificare, मीनिंग टू गिव ह्यूमन फॉर्म और कैरेक्टर टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज को ह्यूमन फॉर्म या कैरेक्टर दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेयर। ठीक है, वहीं से ये पर्सोनिफिकेशन टर्म आया हुआ है। ओके, तो इट स्टीम्स फ्रॉम द लैटिन पर्सोना मीनिंग पर्सन और कैरेक्टर, एंड फिकेयर मीनिंग टू मेक। ओके, सो कहीं ना कहीं ये लैटिन वर्ड पर्सोना, पर्सोना मतलब पर्सन है। आज भी हम कहते हैं ना पर्सोना कैसा है उनका, तो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, या उनका बिहेवियर कह लो। तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को बेसिकली ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, उनको ह्यूमन कैरेक्टर्स दे देते हैं, या इंसानों की तरह कुछ कर रहे होते हैं, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लो कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज, emotions, intentions are attributed to non-human entities such as animals, object, nature, abstract ideas. तो क्या है कि ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस, इंटेंशंस, ये जैसे हमारे अंदर चीजें होती है ना, जैसे हम एज ए ह्यूमन फील कर रहे होते हैं, किसी इमोशंस की बात करते हो, किसी इंटेंशन की बात करते हो, वो चीजें हम किसी नॉन ह्यूमन एंटिटी को दे देते हैं। ओके, नॉन ह्यूमन एंटिटी में लाइक एनिमल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नेचर हो गया, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लाइक हैप्पीनेस, ये सब, ये जो टर्म्स है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको हम छू नहीं सकते हैं बट महसूस करते हैं। ओके, तो उनको जब हम ह्यूमन क्वालिटीज या इमोशन या इंटेंशन दे देते हैं, तो उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आगे एग्जांपल से और अच्छे से हम इसको समझेंगे। नाउ, और डिक्शनरी में क्या है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन। ठीक है, कि किसी को एट्रीब्यूट कर देना, दे देना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसको, नॉन ह्यूमन पर्संस को या नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे देना। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन अ ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ह्यूमन फॉर्म में दे देना, जैसे उसको भी गुस्सा आ रहा है, उसको भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, चौसर ने कहा, द ड्रॉपिंग सन सैंक इनटू द होराइजन, yawning as it bid farewell oh to the weary day। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, सन जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, या सन को हम ह्यूमन नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो यॉन कर रहा है। ओके, तो वो तो ह्यूमन करता है, या बेडिंग फेयरवेल कह लो, कि किसी को हम फेयरवेल बोल रहे हैं, तो ये दोनों क्वालिटीज जो है किसकी है, ह्यूमन की है। ओके, लेकिन ये बता कौन रहा है, ये सन बता रहा है, जो कि एक नॉन ह्यूमन है। ओके, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन नॉन ह्यूमन हम कह सकते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग में भी वो अलग चीज हो जाएगा, नॉन ह्यूमन बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखो, वियरी डे। ओके, डे कैसा है, वियरी, थका हुआ। तो यहाँ पे डे तो वियरी हो नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही वर्ड्स कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन को डिनोट कर रहा है। नाउ यहाँ पे देखो, arises fair sun and kill the envious moon। now fair sun, सन कैसे फेयर हो सकता है, या मून कैसे एनवी हो सकता है, जेलस हो सकता है। तो ये सभी दोनों जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, जॉन मिल्टन का द अर्थ फेल्ट द मून। ओके, द अर्थ फेल्ट द मून। ओके, नाउ अर्थ हाउ इट कैन फेल्ट द मून, मून तो इंसान जो है कि ह्यूमन फील करता है। ओके, तो ऐसे नेचर फ्रॉम हर सीट। ओके, नाउ नेचर फ्रॉम हर सीट, नाउ नेचर को हम एक फीमेल बता रहे हैं। ओके, तो सिंगिंग थ्रू ऑल हर वर्क्स। ओके, सिंगिंग, वो भी गा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो हम नेचर को कह रहे हैं कि वो गा रही है, अर्थ जो है कि वो थोड़ा सा फील कर रहा है, ये सभी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने की बात है। कहीं ना कहीं ये सभी पर्सोनिफिकेशन है, जिसको हमने पर्सोनिफाई किया है, कह लो पैथेटिक फैलेसी। बेसिकली ये आपको क्रिटिसिज्म में सुनने को मिलता है, जब हम जॉन रस्किन की बात करते हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी में उन्होंने अपने बुक में द मॉडर्न पेंटर्स में उन्होंने ये वर्ड पैथेटिक फैलेसी यूज किया था, सबसे पहले कॉइन किया था। ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि पैथेटिक फैलेसी किसने कॉइन किया है, या उसमें है क्या। So pathetic fallacy is a literary device where human emotion and characteristics are attributed to nature, weather or inanimate objects. Okay, तो कहीं ना कहीं ये भी पर्सोनिफिकेशन ही है। ओके, बस इसका नाम अलग है। हाँ, और ये क्या, रिफ्लेक्टिंग द मूड ऑफ द कैरेक्टर और द एटमॉस्फेयर ऑफ अ सीन। ओके, तो इसमें मूड, कैरेक्टर का मूड कैसा है, मतलब वो जो वेदर है या नेचर है या इनएमिनेट ऑब्जेक्ट है, हाँ, उनका मूड कैसा है। So it is a specific type of personification that emphasizes on the emotional connection between nature and human experience। ओके, तो यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन की बात है बेसिकली, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस के बीच में, नेचर और ह्यूमन के बीच में जो एक एक्सपीरियंस कह लो, इमोशनल कनेक्शन की बात है, वो भी पैथेटिक फैलेसी है। बेसिकली ये पूछता नहीं है ऐसे, बट जानते रहोगे। लाइक एग्जांपल, वही चीजें हैं आपको, उसी वही एग्जांपल्स यहाँ पे मिलेंगी। ओके, लाइक यहाँ पे देख लो,
The night has been unruly, where we lay, our chimneys were blown down, as they say, lamenting heard I the air, a strange scream of death. स्ट्रेंज स्क्रीम ऑफ डेथ, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं स्क्रीम कर रहा है कौन? डेथ। हुँ, तो ये यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी या आप कह सकते हो पर्सोनिफिकेशन है। like storm came rattling over the heights of Fulfari in Fulfari. Okay, तो storm came rattling over the heights in a Fulfari. Now storm कैसे आ रहा है? rattling करते हुए गुस्से में बहुत आ रहा है. ओके तो ये कहीं ना कहीं storm जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन उसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स दे रहे हैं तो वहां पे पैथेटिक फैलेसी कह लो या पर्सोनिफिकेशन. नाउ द थर्ड वन इज एपोस्ट्रोफी. नाउ एपोस्ट्रोफी क्या होता है? तो द टर्म एपोस्ट्रोफी एस भी हम बोलते हैं ना तो वो वैसा नहीं है कुछ ये कुछ अलग है. ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. Apostrophe originate from the Greek word apostrophe meaning turn away or to turn aside. किसी चीज को अलग कर देना या दूर कर देना. ओके तो नाउ ये क्या है कि एक रेटोरिकल डिवाइस है फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हो वेयर स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस. उसमें क्या होता है कि स्पीकर किसी को एड्रेस कर रहा होता है. पोएट्री में बेसिकली ये होता है. हाँ एन एब्सेंट और डिसीज्ड पर्सन. ठीक है तो हम किसको एड्रेस कर सकते हैं? कोई पर्सन जो कि वहां पे नहीं है या वो मर चुका है. लाइक मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर. ओके तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएट्री है हाँ लंदन 1802 उसमें वो लिखते हैं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर. तो उसमें वो मिल्टन जो कि मर चुके हैं वो उनको एड्रेस कर रहे हैं. तो एक ऐसा पर्सन जो कि एब्सेंट है या मर चुका है या वो डिजीज्ड है कहीं. हाँ हाँ, तो ऐसे पर्सन को हम जब एड्रेस करते हैं अपनी पोएट्री वगैरह में अपने वर्क्स में कि तो उसको ही हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट स्पीकिंग टू द मून और बुक. ठीक है कोई ऐसे पर्सन ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि ह्यूमन नहीं है उससे हम बात कर रहे हैं फोन से हो गया बुक से हो गया मून से हो गया तो उसको कि ओ मून वेयर आर्ट दाउ. ओके या मेरे फोन कहाँ हो तुम ऐसा कुछ अगर हम बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस कर रहे हैं उसको बुला रहे हैं तो वो उसको ही हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं ना. किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एड्रेसिंग फेट डेथ या टाइम किसी चीज को हम जब हम बुला रहे होते हैं उसको एड्रेस कर रहे होते हैं बेसिकली तो उसी को हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं. एग्जाम्पल देख लो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ में कि इज दिस द डैगर व्हिच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड्स माय हैंड कम लेट क्लच दी. तो यहाँ पे ड्रैगर से वो बात कर रहा है ना वो खंजर से बात कर रहा है कि क्या ये वही डैगर है जिस जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ उसका हैंडल मेरी तरफ है. कम लेट मी क्लच दी आओ मैं तुम्हें पकड़ लूं. तो कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनरी ड्रैगर वहां पे है नहीं. हेलोसिनेशन में भी ये वर्ड आएगा. एड्रेस कर रहे हैं वो ठीक है कि एक रियल एंटिटी के तौर पे और उसको वो बुला रहा है कहीं ना कहीं. नाउ यहाँ पे देखो जॉन मिल्टन का ओ दाऊ दैट with surpassing glory crown, looks from thy soul dominion like the god of the new world. Okay, now दो सैटर्न है वो सन को एड्रेस कर रहा है. उसको अपने साथ एज अ पर्सन और उसको अपने वर्ल्ड में मिलाने की बात कर रहा है. ओके तो उसको कहीं ना कहीं हम एड्रेस करते हैं बेसिकली ओ वर्ड से स्टार्ट होता है ऐसे भी देख सकते हो बट वो कहीं ना कहीं ओ डेथ ओ टाइम ओ सन ओ मून ऐसे करके भी बेसिकली होता है या डायरेक्ट उसका नाम लेने के बाद लाइक मिल्टन मिल्टन thou shouldst be living at this hour. Okay, like yeah, ये देखो आ भी गया. ओके तो थर्ड में है मिल्टन thou shouldst be living at this hour. तो यहाँ यहाँ पे हमने मिल्टन को कहीं ना कहीं एड्रेस किया है वर्ड्सवर्थ में. ओके तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एड्रेस कर रहे हैं तो ये एपोस्ट्रोफी है. हाँ नाउ पीवी शैली का वेस्ट विंड में भी देख लो कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड thou breathe of autumn's begin. thou from whose unseen presence the leaves dead are driven. ओके तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक विंड की बात कर रहे हैं वेस्ट विंड है उसको हम एड्रेस कर रहे हैं. और उसको हम बोल रहे हैं कि आप ऑटम की बिगनिंग की कह लो कि ब्रीद हो. ओके नाउ ऐसे ही हम उसको आगे भी दाऊ करके कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम उसको एड्रेस कर रहे हैं. हाँ पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं उसको पर्सोनिफिकेशन भी है बेसिकली बट हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं तो वो एक एपोस्ट्रोफी भी होगा. बेसिकली क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फ्रेजेस होते हैं जहाँ पे एक से अधिक फिगर ऑफ स्पीच भी आ जाते हैं तो उससे परेशान नहीं होना. कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाएगा कि पर्सोनिफिकेशन एपोस्ट्रोफी या बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम ऐसे भी ऑप्शंस आएंगे. ओके तो बी अवेयर ऑफ दैट ऑल थिंग. नाउ नेक्स्ट इज हाइपरबोली. हाइपरबोली अपने आप में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है जिसका हम लोग यूज करते हैं. द टर्म हाइपरबोली कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइपरबोल मीनिंग एक्सेस और एक्सजरेशन. किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेस या बहुत ज्यादा एक्सजरेट करना बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना वही होता है हाइपरबोली. ओके डेफिनेशन क्या है कि हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम एक्सजरेशन. ठीक है किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के हम जब बोलते हैं तो वही क्या होता है हाइपरबोली या उसी को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं. मतलब चीजों को जितना है उससे कहीं ज्यादा 4 गुना 5 गुना बढ़ा के सुनाना या दिखाना. ओके कि मैंने तो 7 समुद्र पार कर लिया तुम्हारे लिए. तो ये कहीं ना कहीं अब उसने गंगा भी नहीं पार किया होगा सपोज बट वो ऐसे बोलता है तो या मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा. तो ये क्या है कि हम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं बता रहे हैं तो यही होता है उसी को हम एक्सजरेशन कहते हैं और वही क्या है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोली. हाँ तो फ्रॉम
emphasis और dramatic effect के लिए हम यूज करते हैं. It is not meant to be taken literally, but it is used to highlight the intensity of the situation, feeling और characteristic. Now अब उसको हम literally उसका मतलब नहीं लेंगे कि अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, जाओ लेकर आओ. ओके नहीं, वो अपनी इंटेंसिटी बता रहा है. वो पर्सन अपनी सिचुएशन, फीलिंग या कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, तो हाइपरबोली ऐसे यूज करते हैं. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ मैकबेथ. नाउ मैकबेथ हैज मर्डर्ड किंग डंकन. नाउ ही इज इन रिग्रेट, इन रिमोर्स. ओके, और उसके हाथ में वो जो ब्लड लगा हुआ है, अब वो ब्लड, जैसे उसने मर्डर किया है तो कहेंगे ना कि ये ही खूनी है, ऐसा बोलते हैं. तो अब वो कह रहा है जो उसके हाथ में ब्लड लगा है उसके लिए वो बोला कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड. ओके, क्या कि नेपच्यून के जितने ओशियंस हैं, मतलब 7 समंदर है, क्या वो भी मिलके मेरे हाथ के इस ब्लड को साफ कर पाएँगे? जो उसने मर्डर कर दिया है डंकन का, क्या ये ब्लड जो लगा हुआ है उसके हाथ पे, क्या उसको ये ब्लड को वो नेपच्यून के ओशियंस जो हैं वो भी साफ कर पाएँगे? नहीं, उसको भी नहीं साफ कर पाएँगे. तो ये यहाँ पे क्या है? अब ब्लड तो ऐसे हाथ से धुल जाएगा ना, कोई भी हाथ में कुछ चीज़ लगा हुआ है तो. तो ये क्या है, एक हाइपरबोली है. कि वो एक्साजरेट कर रहा है अपने गिल्ट को, कि वो कितना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा है, कि इतना ज़्यादा गिल्ट वो फील कर रहा है कि एंटायर ओशन कुड नॉट वॉश द ब्लड फ्रॉम हिज हैंड. हाँ, कि पूरे ओशियन के पानी को भी वो ब्लड नहीं धुल सकते. दैट इज़ द रिग्रेट ही इज़ शोइंग. हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ हिज रिग्रेट. ओके, अब उसको हम लिटरल लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा. हाँ, नाउ आई विल किल थी 150 वेज़. नाउ यहाँ पे देख लो कि कह रहा है वो, एक ह्यूमरस एक्साजरेशन है कि मैं तुम्हें 150 तरीके से मार सकता हूँ, मारूँगा या ऐसा कुछ है. तो ये क्या है, एक्साजरेशन. आदमी को एक बार मारोगे तो मर जाएगा. बट वो आई कैन किल थी 150 वेज़. ओके, सो दीज़ आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबोली. नेक्स्ट एग्जांपल देख लो कि देयर वाज अ मैन एज टॉल एज एन ऑर्डिनरी स्पायर. ओके, स्पायर इज फॉर माउंटेन. तो वो जो आदमी है वो एक नॉर्मल से पहाड़ से भी ऊंचा है कि वो उसको बड़े आराम से पार कर लेता है. तो अब आदमी इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है ना. तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का सटायर कर रहे थे वो उस वक्त गुलिवर्स ट्रेवल में बहुत. तो ये क्या है, यहाँ पे भी हाइपरबोली का यूज है. बेसिकली ऐसे ही हम जब एग्जाजरेशन करते हैं पोएट्री में या प्रोज में, उसी को हम हाइपरबोली कहते हैं. नेक्स्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, एंथ्रोमॉर्फिज्म. एंथ्रोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है? एंथ्रोप, कहीं ना कहीं एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन. और मॉर्फिज्म मतलब किसी चीज को जब हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसी को एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं. ओके, तो ये क्या है? द टर्म एंथ्रोमॉर्फिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक ऑफ एंथ्रोप्स, दैट मींस ह्यूमन. मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म और शेप. ओके, तो एंथ्रोमॉर्फिज्म इट refers to the practice of attributing human traits, emotion and intention to non-human entities. Now अब क्या है, ये देखो पर्सोनिफिकेशन से कैसे डिफरेंट है. ओके, तो पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं उसको. ओके, उस किसी नॉन लिविंग थिंग्स को. यहाँ पे उस हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बना देते हैं. ठीक है, उसको वो चेंज कर देते हैं. कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ वो ह्यूमन, कह लो एक तरीके से, वो ह्यूमन तरीके से चीजें कर रहा होता है. ओके, जैसे एंथ्रोमॉर्फिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशंस और बिहेवियर्स आर एट्रीब्यूटेड टू एनिमल, डेट इज ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को. मतलब बेसिकली वैसा ही लग रहा है सुनने में, लेकिन यहाँ पे हम उसको इंसान बना देते हैं. हर चीज वो इंसान की तरह कर रहा है. उसमें कोई एक इमोशन, किसी एक फीलिंग की बात हो रही थी. लाइक एग्जांपल देख लो कि इसमें बेसिकली जैसे हम लोग वो पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं उसमें देखते हो कि एक टॉर्टोइज बोल रहा है. हाँ, एक जैसे एनिमल्स बेसिकली बोल रहे होते हैं वो ह्यूमन के फॉर्म में. पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली हम केवल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, बट वो उसका फॉर्म वही रहता है. जैसे फोन है तो फोन ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि वो फोन सच में बात कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है खुद से. तो ये एंथ्रोमॉर्फिज्म, ये हमने उसको चेंज कर दिया पूरी तरीके से. लाइक टॉर्टोइज एंड हेयर, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो उसमें टॉर्टोइज एंड हेयर टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. ओके, तो मॉरल लेसन्स वगैरह जो भी देते हैं. हाँ, लाइक जॉर्ज ऑरिवल का एनिमल फार्म है, उसमें भी पिग और जितने दूसरे एनिमल्स हैं वो बोल रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, गवर्न कर रहे होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस कर रहे होते हैं. हाँ, एडवेंचर ऑफ एलिस, एलिस इन वंडरलैंड में जो व्हाइट रैबिट है वो भी कोट वोट पहन के वैसे ही, तो उसमें पूरी तरीके से वो ह्यूमन की चीजों को वो फॉलो करते हैं. वैसे ही उसी को हम एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं. रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक है, उसमें बगीरा है, बलू है, ये सभी जो है कि मोगली मोगली के साथ हैं. हाँ, मोगली की तरह ही बात कर रहे हैं. तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आपने मूवी देखी होगी, उसमें भी है, जो ट्रीज़ हैं वो आपस में बात कर रहे हैं. क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देख लो, उसमें असलान जो है लॉयन, वो भी बात कर रहा है ह्यूमन की तरह. तो बेसिकली ये एंथ्रोमॉर्फिज्म है कि एक जानवर जो है उसको हम इंसान बना देते हैं या इंसान की तरह वो बोल रहा होता है बेसिकली. नेक्स्ट है ज़ूमॉर्फिज्म. ज़ूमॉर्फिज्म क्या है? The term zoomorphism comes from the Greek word zoomion, meaning animal, and morphism, that is morpheme, that is shape. Okay. Um, it refers to a literary or artistic practice of attributing animal traits, behaviors, and appearance to human, god, and non-animal objects. बेसिकली क्या था कि अभी तक हमने ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किए थे, अब एनिमल के ट्रेट्स, उनके बिहेवियर, उनकी अपीयरेंस जो है कि ह्यूमन को, गॉड को या अदर नॉन एनिमल ऑब्जेक्ट्स को देते हैं. इट इज अ लिटरेरी डिवाइस in which animal characteristics, behaviors, or forms are assigned to a human dentist or inanimate objects.
ओके, तो बेसिकली हम अब एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ह्यूमन को असाइन करते हैं। तो विलियम गोल्डिन का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ठीक है, ये कुछ बच्चों की स्टोरी है, वो कैसे एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और वहां पे कैसे वो सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। सो उसकी स्टोरी है। He began to dance and his laughter became to bloodthirsty snarling. Okay, snarling मतलब गुर्राना होता है। तो गुर्राना जो है कि एक शेर या डॉग या कुछ ऐसे चीजें करते हैं, लेकिन वो क्या है कि ह्यूमन कर रहा है ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं एक एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने की बात है। तो ये क्या है, जूमॉर्फिज्म, like in William Shakespeare's Othello. But I will wear my heart upon my sleeves for dogs to peck at, and I am not what I am. Okay, so dogs is for bird. Iago compares himself to prey, begin torn up by bird. ये अपने आप को एक बर्ड की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है यागो, ठीक है। नाउ इसका प्राइम एग्जांपल है फ्रेंच काफ्का का मेटामॉर्फोसिस। ओके, नाउ मेटामॉर्फोसिस क्या है कि उसमें जो जॉर्ज सैम्सा है, वो एक दिन उठता है और वो अपने आप को एक मॉन्स्टर्स वर्मीन में कन्वर्ट पाता है, ठीक है, एक बड़े से किसी कीड़े में बना हुआ है, उसमें वो चेंज हो जाता है। तो वो भी एक एग्जांपल है जो मॉर्फिज्म का, बेसिकली। नाउ अनदर इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन इज इल्यूजन जैसा होता है कुछ, लेकिन इल्यूजन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नाउ इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन में क्या होता है कि हमें कोई एक रस्सी होती है सपोज, और वो हमें क्या दिखता है, स्नेक दिखता है। बट हेलुसिनेशन में क्या मतलब बेसिकली इल्यूजन में आपको कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है जो कि आपको किसी अदर फॉर्म में दिखता है। आपका माइंड जो है वो किसी अदर फॉर्म में हो सकता है, पेड़ जो है वो आपको कोई जानवर दिख रहा हो, या बादल में हम ऐसे कुछ देख लेते हो, तो दैट इज इल्यूजन। हाँ, कि हम चीजें रियलिटी में कुछ और है और हमको दिख कुछ और रही है, समझ कुछ और आ रही है। बट हेलुसिनेशन क्या होता है, ये एक स्टेप फर्दर अहेड होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे चीजें हो रही होती हैं कि आपको चीजें होती भी नहीं है, लेकिन आपका माइंड जो होता है वो चीजें दिखा रहा होता है। जैसे मूवीज वगैरह में होता है कि हीरो को हीरोइन दिख रही होती है बट रियलिटी में नहीं होती, तो दैट इज हेलुसिनेशन। द वर्ड हेलुसिनेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड हेलोसेनरिया, मीनिंग टू वॉन्डर इन द माइंड और अ ड्रीम, ठीक है, कि माइंड में या ड्रीम में कहीं घूम रहे हो आप। तो हेलुसिनेशन इज अ सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन है ये, विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, या टेक्टाइल भी हो सकता है। मतलब आपको किसी का टच फील होगा, किसी की आवाज सुनाई देगी या कोई दिखाई देगा, बट रियलिटी में वो होगा नहीं। दैट ऑकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो वहां पे कोई चीज नहीं होगा बट आपको वो चीजें दिखेंगी। इन लिटरेचर हेलुसिनेशन ऑफन सर्व एज साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिकल डिवाइस रिफ्लेक्टिंग अ कैरेक्टर्स मेंटल स्टेट, गिल्ट और फियर। ओके, तो लिटरेचर में एक हम उसको एक डिवाइस की तरह यूज करते हैं, जिसमें हम दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर है उसका मेंटल स्टेट कैसा है, क्या वो गिल्ट में है, वो फियर में है, और उसको वो चीजें दिखती हैं। ये एग्जांपल आपको बेसिकली प्राइम एग्जांपल आपको इसका दिखता है मैकबेथ में, जहाँ पे वो बैंकू को देख रहा होता है, बैंकू के घोस्ट को देख रहा होता है, जबकि रियलिटी में वो है नहीं वहाँ पे। हाँ, या फ्लोटिंग डैगर का एग्जांपल ले लो। हाँ, कि उसको डैगर है नहीं, बट उसको डैगर वो दिख रहा है मैकबेथ में। या बैंकू का जो घोस्ट है, बैंकू मर चुका है लेकिन वो उसका घोस्ट उसको दिख रहा है। तो ये उसके अंदर गिल्ट और पैरानोइया, उसका पागलपन को दिखा रहा होता है। और यहाँ पे वो उसके डंकन के मर्डर के बारे में सोच रहा होता है। तो ये कहीं न कहीं है उसका ओवरवेलमिंग एम्बिशन और गिल्ट दोनों दिखा रहा होता है इसमें। तो ये क्या है, हेलुसिनेशन के एग्जांपल्स हैं। सो दिस इज़ फॉर नाउ। आज के सेशन में इतने ही। ओके, एक क्वेश्चन है आपसे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज। तो ये एग्जांपल किसका है, सिमिली का है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, जिसका सही होगा उसको हम लाइक देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।